क्या पढ़ा था हमने? डायग्राम बना दिया क्या? ठीक है, चलो इससे आगे हेडिंग लगाते हैं अपने। क्या है, कुछ हेडिंग लगाई थी क्या? तो लिखिए आप, वायुमंडलीय कोशिका। वायुमंडलीय कोशिका। वायुमंडल के अंदर 3 कोशिकाएं। वायुमंडल में कितनी कोशिकाएं हैं? 3 कोशिकाएं। कौन कौन सी है? एक है हेडली कोशिका, दूसरी है फेरल कोशिका, और तीसरी है ध्रुवीय कोशिका। हेडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिका, 3 कोशिकाएं हैं। किस प्रकार से है ये, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, इसमें हमने बनाया था ये भूमध्य रेखा बनाई, ये 30 डिग्री वाली रेखा, ये 60 डिग्री वाली रेखा, ये मकर रेखा। मकर रेखा नहीं बनाई थी हमने, ये बनाई थी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसमें हमने देखा था कि 30 डिग्री अक्षांशों से हवा जो चलती है, इन हवाओं को किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यापारिक हवाओं की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम। अगर सीधा पूछ ले कि व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, तो पूर्व से पश्चिम। अगर पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा क्या है और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा क्या है, तो अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, जब भी कोई पवन की दिशा पूछे तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसी प्रकार से निकालेंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम, और ये पूर्व। इधर से आ रही है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहां से आ रही है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। अब ये हवाएं आती है, ये हवा इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पास में इकट्ठी होती है, और यहाँ पर ये दोनों हवाएं जब मिलती है, मिलने के बाद में यहाँ से इनका आरोहण हो जाता है। हवा क्या उठ जाती है? ऊपर उठ जाती है यहाँ से। अब हवा यहाँ से ऊपर उठती है, यहाँ से हवा ऊपर उठ करके 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंदर दोनों गोलार्धों में नीचे उतरती है, और यहाँ से फिर ये हवा धरातल के सहारे सहारे इस प्रकार से क्या है, वापिस भूमध्य रेखा की ओर आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक क्या बन जाता है, यहाँ एक कोशिका बन जाती है। इसका निर्माण हो जाता है, कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस कोशिका को किस नाम से जानते हैं? इस कोशिका को हम जानते हैं हेडली कोशिका के नाम से। कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से बनाएंगे कि यहां पर हवा किस प्रकार चलती है, इस प्रकार ऐसे ही चलती है ना हवा। यहां से ये हवा क्या उठती है, ऊपर उठती है, और यहां से जब ये हवा ऊपर उठती है तो ये कहां जाकर के नीचे उतरती है? 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांशों के पास में नीचे उतरती है, और फिर धरातलीय पवन के रूप में ये जो कोशिका बनी है, इसे किस कोशिका के नाम से जानते हैं?
हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। ये बात बताई है ना आपको पहले या नहीं बताई? ये क्या बता रखी है, ये इधर देखो, यही तो बात बता रखी है कि ये हवाएं ऐसे चलेगी, व्यापारिक पवनें यहाँ पे आएगी, यहाँ से ये हवाएं क्या है ऊपर उठ जाएगी, यहाँ से ऊपर उठने के बाद में 30 डिग्री अक्षांशों के पास में नीचे उतर जाएगी और फिर धरातल के सारे सारे आ जाएंगे। ऐसा ही तो यहाँ की है कि इस भूमध्य रेखा से हवा ऊपर उठेगी, फिर वायुमंडल के अंदर जाएगी और फिर 30 डिग्री अक्षांशों के पास में नीचे उतरेगी, फिर धरातल के सारे सारे वापस भूमध्य रेखा की ओर आएगी। इस प्रकार से ये जो एक चक्कर बनता है, एक कोशिका बनती है, इसे किस नाम से जानते हैं? हेडली कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हेडली कोशिका से कौन सी पवन चलती है? व्यापारिक पवन चलती है। ठीक है, दूसरी कोशिका क्या है? तो यहाँ हम पढ़ के आए हैं कि 60 डिग्री के पास में उच्च वायु दाब होता है या निम्न वायु दाब होता है? निम्न वायु दाब होता है। कौन सा वायु दाब होता है? निम्न वायु दाब होता है। तो हम कुछ ऐसी पवन भी पढ़ के आए कि यहाँ से ऐसे भी कोई पवनें चलती है, इधर भी चलती है और यहाँ भी चलती है। पीछे जो क्लास में डायग्राम बनाया था उसमें आपने देखा होगा, है ना? यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ से इधर पवन जा रही है, इसका मतलब है यहाँ से पवन किधर जा रही है? इधर जा रही है, इधर जाएगी, इस रेखा के पास में आएगी, तब पवन ऊपर उठेगी या नीचे बैठेगी? वायु दाब क्या है यहाँ पर? कम है, कम वायु दाब है तो हवा ऊपर उठेगी। हवा ऊपर उठेगी तो इधर ऊपर उठेगी, जो हवा इधर ऊपर उठेगी वायुमंडल के अंदर जाएगी और घूम करके वापिस कहाँ नीचे उतरेगी? 30 डिग्री अक्षांश के पास में नीचे उतरेगी। इसे बोलते हैं, इस कोशिका को बोलते हैं हेरल कोशिका। ऐसी ही एक कोशिका कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। कैसे बनेगी? इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ से ये देखो हवा इधर चल रही है, यानी कि हवा यहाँ से इस ओर आ रही है, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी और यहाँ से ऊपर उठने के बाद में वायुमंडल के अंदर जाकर के और वापस कहाँ नीचे उतरेगी? 30 डिग्री अक्षांश के पास में नीचे उतरेगी। और यहाँ पर कौन सा वायु दाब पाया जाएगा? उच्च वायु दाब, है ना? जैसे यहाँ आएगी, यहाँ निम्न वायु दाब है और निम्न वायु दाब से हवा वापस क्या उठ जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। तो ये भी कौन सी कोशिका हो गई? हेरल कोशिका। आसान सा तो है, कोई बात याद तो करनी है ही नहीं, समझनी है। हवाओं को उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर लेके जाना है और निम्न वायु दाब होगा वहां से हवा ऊपर उठ जाएगी, जहां उच्च वायु दाब होगा वहां हवा नीचे बैठ जाएगी, और फिर जहां उच्च वायु दाब है वहां से निम्न वायु दाब की ओर धरातल के सारे सारे चलेगी। इतनी सी कहानी है, और कोई इसमें कहानी है ही नहीं। अब एक कौन सी कोशिका रहेगी? ध्रुवीय कोशिका। ध्रुवीय कोशिका में क्या होता है? देखो एक सिस्टम और है ध्रुवीय कोशिका में, यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है ना, तापमान कम होता है तो वायु दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर पवनें कैसे चलती है? इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। इसका मतलब है कि यहाँ जो पवन आई है ये भी यहाँ से क्या है? ऊपर उठेगी, यहाँ से ऊपर उठने के बाद में कहाँ नीचे उतरेगी? ध्रुवों के पास में नीचे उतरेगी। कैसे? इस प्रकार से। यहाँ उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब है तो हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर आती है। यहाँ निम्न वायु दाब पर आने पर हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के बाद में पुनः वायुमंडल के अंदर जाएगी और वायुमंडल के अंदर जाने के बाद में ध्रुवों के पास में नीचे उतरेगी। तो ये कौन सी कोशिका है? ध्रुवीय कोशिका। दो दो टीचर तुम्हें भूल पढ़ा रहे हैं फिर भी बोर होने लगे। गोल हो गया तो पृथ्वी है ही गोल ही, गोल गोल यह काम सारा देख लो। यहाँ पे कोई अलग बात है ही नहीं। ये देखो ये गोल ही हो गया, फिर ये देखो यहाँ पे ध्रुवीय कोशिका। मैं जो बता रहा हूँ किताबों में देख लेना, ऐसा है कि नहीं है ना? तो देखो ना किताब के अंदर, देखा किताब में जाके? नहीं, किताब में जाके देखा क्या आपने?
मैं तो वही देख रहा हूँ जो किताब में मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, वही बात मैंने बताई है यहाँ पे। इसमें अगर कोई किंतु परंतु हो जाए तो आप ले आना किताब मेरे पास, है ना। तो ये कहानी है ध्रुवीय कोशिका, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका। ये तीन अपने क्या है कोशिकाएं हमें याद रखनी है। अब इन्हीं कोशिकाओं से ही सारी पवनें बनती है। देखो यहाँ उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो पवन चलेगी वो कौन सी पवन कहलाएगी? ध्रुवीय पवन कहलाएगी। यहाँ उच्च वायु दाब है, सॉरी, यहाँ उच्च वायु दाब है, इस उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, ऊपर वाले उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जो हवा जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर, वो पश्चिमा पवन कहलाएगी। यहाँ जो पवन चलेगी इस 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की ओर, ये पवन ध्रुवीय पवन कहलाएगी, व्यापारिक पवन कहलाएगी। देख रहा था कि यस सर कौन बोलता है ना। कईयों में तो मन गई कि हाँ सही है सर, ध्रुवीय पवन ही है ये। किस किसने मान लिया ध्रुवीय पवन इसको? इसका मतलब है कुछ याद तो है आपके, कईयों के तो है, कईयों के नहीं है, वो एक बात अलग है। तो ये डायग्राम समझ में आया है कि नहीं आया? कितने बच्चों के समझ में नहीं आया? एक दो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया फिर देख लेंगे, वापिस समझ लेंगे हम। इस ग्लोब में और देख लेते हैं। इस ग्लोब में अपने देखें, ये वाला देखते हैं इधर ना। देखो ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है तो वायु दाब कम होता है, कम होता है तो यहाँ वायु दाब कम है। 30 डिग्री अक्षांशों के पास में वायु दाब ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो धरातल के सहारे सारे पवन आएगी यहाँ से यहाँ तक, वो कौन सी पवन हो जाएगी? व्यापारिक पवन। जब दोनों व्यापारिक पवन आपस में मिलेगी तो दोनों व्यापारिक पवन के यहाँ से ऊपर उठेगी वायुमंडल के अंदर, और ऊपर उठने के बाद में आधी तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर चली जाएगी और आधी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चली जाएगी, वहां नीचे उतरेगी, वहां नीचे उतरेगी तो उच्च वायु दाब हो जाएगा। फिर धरातल के सारे पुनः कहाँ आएगी? इस भूमध्य रेखा की ओर आएगी। इस प्रकार से वायुमंडल के अंदर जो कोशिका बनेगी वो कोशिका कौन सी है? हेडली कोशिका है, ठीक है। और इस 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर, 30 डिग्री पे तो अपने उच्च वायु दाब है, 60 पे क्या है? निम्न वायु दाब है। तो इस उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर धरातल के सारे पवन चलेगी। यहाँ पर 30 डिग्री पर जब पवन आएगी तो पृथ्वी के घूमने के कारण वो पवन ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में वो चक्कर बनाती हुई 30 डिग्री अक्षांश के पास फिर नीचे उतरेगी, फिर धरातल के सारे 60 डिग्री अक्षांश की ओर जाएगी, यहाँ से पृथ्वी के घूमने के कारण फिर ऊपर उठेगी, फिर वापस 30 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र के पास में आके नीचे उतरेगी। तो इस प्रकार से एक जो चक्कर बनता है, ये चक्कर कौन सी कोशिका कहलाती है? फेरल कोशिका कहलाती है। फेरल नाम इसलिए है कि फेरल नाम का एक विद्वान हुआ था, उसने इसकी खोज की थी। हेडली कोशिका इसलिए कहते हैं क्योंकि हेडली नाम का एक भूगोलवेता हुआ था, उसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। उनके वैज्ञानिकों के या भूगोलवेताओं के नाम के ऊपर ही इसको क्या है? नाम दिया गया है। और ध्रुवों के पास में जो कोशिका बन रही है उसे क्या बोल देते हैं? ध्रुवीय कोशिका बोल। इतनी सी कहानी है इसमें। ऐसा ही ध्रुवों के संबंध में, यहाँ उच्च वायु दाब है, 60 डिग्री के आसपास निम्न वायु दाब है, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर धरातल के सारे पवनें आती है, और जैसे 60 डिग्री के पास में आती है पृथ्वी के घूमने के कारण वो ऊपर वायुमंडल के अंदर चली जाती है, और जैसे ऊपर जाती है फिर वो वापस ज्यादा ठंडी होती है तो फिर वो घूम के एक चक्कर बनाते हुए ध्रुवों के पास में आ जाती है, फिर धरातल के सारे 60 डिग्री अक्षांश के पास में जाती है, 60 डिग्री से वापस ऊपर उठ जाती है, 90 डिग्री के पास में वायुमंडल के अंदर चली जाती है, नीचे उतर जाती है। इस प्रकार से क्या बनता है? चक्कर बनता रहता है, जिसे ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के कारण क्या है? मानसून का आना प्रमुख रूप से निर्भर करता है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला बनाने की आवश्यकता नहीं।
और तुम राजस्थान भूगोल में नॉर्वेस्टर क्यों पढ़ रहे थे? नॉर्वेस्टर राजस्थान भूगोल में आती नहीं है, न अम्र वर्षा आती है, न कोई फूलों की बौछार आती है। इस तो मैं बताने लग गया तो फिर पूरा ही नहीं होगा। अपने तो अपने वाला ही लोट नहीं आ रहा, भारत भारत वाला ही। बना लिया गया सभी ने? बना लो। अब तो समझ में आ गया ये? अभी भी समझ में नहीं आया तो बता देना, फिर और देख लेंगे। लिख लो, नोट कर लो उधर वाला। एक चीज पवन के बारे में आपको और बताते हैं। पवन कई प्रकार की होती है, तो पवन के प्रकार, पवन के प्रकार, सबसे पहले प्रकार जो आता है उन्हें अपने बोलते हैं भूमंडलीय पवने। कौन सी पवने? भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवने। भूमंडलीय पवने वो पवने होती है जो साल भर एक ही दिशा में चलती है। कौन सी पवने होती है भूमंडलीय पवन? जो साल भर एक ही दिशा में चलती है। और हमने कुछ ऐसी पवनें पढ़ी है क्या जो साल भर एक ही दिशा में चलती है? पढ़ी है कोई पवन? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये सारी कौन सी पवन है? भूमंडलीय पवन है। ठीक है, तो भूमंडलीय पवन में लिखेंगे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चलने वाली पवन, भूमंडलीय पवन। कौन कौन सी है? तो लिखेंगे व्यापारिक, दूसरी पछुआ, बिल्कुल लिखना है ये, और तीसरी ध्रुवीय। इनमें से कौन कौन सी पवनें भारत में चलती है ये भी तो पूछा जा सकता है। कौन सी भूमंडलीय पवन भारत में चलती है?
देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इनके बीच में कौन कौन सी चल सकती है? व्यापारिक चल सकती है और पछुआ चल सकती है, दो पवनें चल सकती है। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, और इन पवनों के अंदर के जैसे जैसे सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, पवनों के क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, आगे पीछे हो जाती है थोड़ी। उतना बताऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी कहानी, इसलिए इतना की देख लेते हैं अपने, इतना की काम का है अपने। डायग्राम बना लिया होगा सभी ने। चलो, ये एक प्रकार की पवन पढ़ ली हमने, कौन सी पवन है? अब इनकी दिशा दुशा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि व्यापारिक पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होती है? लिख लिख के थोड़ी याद करेंगे, बना के देख लेना कौन सी होती है, बताओ बना के कौन सी होती है दिशा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की? कौन सी होती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध की ध्रुवीय पवन की दिशा क्या होती है? कौन सी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये बात समझ में आई है क्या सभी के? पक्की बात है? तो बेटा बताओ, कौन पछुआ पवन की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा क्या होती है? बताओ। जब तक करके नहीं देखोगे तब तक क्या पता चलेगा। अब यहां नहीं करोगे तो पेपर में फिर बिल्कुल होने का ही नहीं। सीधा सा एक ही तो काम करना है, एक छोटा सा मैप बनाना है। इस प्रकार से 3 रेखाएं इधर और 2 रेखाएं इधर बनानी है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 30, 60, 90। व्यापारिक है तो ऐसे चलेगी, ध्रुवीय है तो अपने पछुआ ऐसे चलेगी, और ध्रुवीय है तो ध्रुवीय ऐसे चलेगी। जो भी पूछे, उत्तरी गोलार्ध के पूछे, दक्षिणी गोलार्ध के पूछे, प्लस का निशान बना के और दिशा बता देंगे। इतना तो काम करना है, और उसमें क्या करना है। लेकिन इतना करने के लिए कम से कम ये पता होनी चाहिए कि कौन सी पवन कहाँ चलती है। सीधा प्लस बनाने से और तीर बनाने से कोई मतलब नहीं, है ना। तो अगली पवन पढ़ते हैं इसके बाद, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, दूसरी पवन है मानसूनी पवन। मौसम के अनुसार अपनी दिशा में, मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवनें कौन सी पवन कहलाती है? मानसूनी पवन। मौसम के अनुसार अपनी दिशा में क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है? कैसे होता है चंद्रपाल? कैसे होता है दिशा में परिवर्तन? दिशा में परिवर्तन इसलिए हो जाता है, यहां कौन सी पवन चल रही थी? ये कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन। यह व्यापारिक पवन है। इस व्यापारिक पवन की दिशा में परिवर्तन का कारण ये है कि जब
गर्मी होती है, जब क्या होती है, गर्मी होती है, गर्मी होती है हमारे, तब सूर्य की किरणें कौन सी रेखा के आसपास होती है, कर्क रेखा के आसपास होती है। सूर्य यहाँ चमकता है, सूर्य यहाँ चमकता है, सूर्य जब यहाँ चमकता है ना, तो जो स्थिति भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होनी चाहिए, है ना, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, वैसी स्थिति कहाँ उत्पन्न होने लग जाती है, इस कर्क रेखा के पास में उत्पन्न होने लग जाती है। गर्मी तेज हो जाती है, गर्मी तेज हो जाती है, तब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तब वायुदाब घटता है, जब वायुदाब घटता है, अब यहाँ वायुदाब कम है, तो ये जो पवन है ना, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ये यहाँ तक नहीं आ पाती, ये यहीं रुक जाती है कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में। अब ये यहाँ रुक जाएगी तो ये सामने जाएगी मिलने के लिए, ये सामने जाएगी तो ये यहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ पहुंचेगी, तब जो पवन यहां से ऊपर उठ रही थी ना, अब वो यहां से ऊपर उठेगी, यहाँ उठने की बजाय यहां से ऊपर उठेगी, जब यहाँ से ऊपर उठेगी, तब ये जो पवन है ये हिंद महासागर के ऊपर से इधर भारत के ऊपर आएगी, तब अपने साथ नमी लेकर के आएगी, और उस नमी से क्या हो जाएगी, बरसात हो जाएगी। तो ये मौसम के अनुसार क्या हो गया, इनकी दिशा में परिवर्तन हो गया। जैसे ही हमारे सर्दी हुई, सूर्य इधर आ गए, सूर्य इधर आ गया, तो ये अब जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ये मकर रेखा के आसपास ही पहुंच पाएगी। तब क्या होगा, तब ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ये इस भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंच जाएगी, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में मानसून हो गया। ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है कि मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवन मानसूनी पवन कहलाती है। हमने एक पेटी की बात की है, ऐसे सारी पेटियों के अंदर परिवर्तन होता है, वो हमारे काम का नहीं, जितना हमारे काम का है हमने उतना देख लिया। समझ में आ गया क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है गर्मियों में, जब हमारे सर्दी होती है तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ वायु दाब की पेटियों में भी परिवर्तन होता है, इसलिए मानसूनी पवनें उत्पन्न होती है। बेसिक सी बात है। चलो अगली पवन इसके बाद अपने देखते हैं दैनिक पवन। कुछ ऐसी पवनें भी आपने देखी होगी, व्यापारिक पवन है, ये लगभग चल तो रही है, बंद तो नहीं हुई, क्षेत्र कम हो गया, बंद तो नहीं हुई, ऐसे तो नहीं कि गायब ही होगी, चल नहीं रही, चल तो रही है, ये नहीं चल रही तो ये चल रही है, ये आ गई इधर वाली आ गई, पेटी में खिसकाव हो गया, हवा चल रही है। दिशा तो इसलिए बदल गई, दिशा बदलने का जो कारण है वो ये है कि भूमध्य रेखा को जब कोई भी पवन पार करेगी ना, तब उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने के कारण है कि यहाँ पर कोरियोलिस बल का अभाव पाया जाता है, इसलिए दिशा में परिवर्तन होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, एक नियम नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग नियम लगता है, कोई भी नियम है वो गलत नहीं है, सारे नियम है वो अपनी अपनी जगह काम करते हैं, है ना। अब अपने काम का उतना है इसलिए उतना ही पढ़ रहे हैं, कोई और अपने होता, कोई फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से तो और देख लेते, अब अपने है इतना तो इतना ही देखेंगे। जो विश्व की जलवायु पढ़ते हैं ना, विश्व की जलवायु के अंदर ये सारी चीज पढ़नी पड़ती है कि कौन सी पेटी कौन सी ऋतु के अंदर खिसक करके कहाँ जाती है, जब पेटी खिसकेगी तो हवा भी खिसकेगी, तो बहुत लफड़ा होता है इसके अंदर। अपने तो नॉर्मल नॉर्मल बात देख रहे हैं, जितनी हमारे समझ में आती है उतनी, इतना ही देखना है अपने, विद्वान थोड़ी बनना है, हमें पेपर पास करना है, पेपर में जितना पूछा जा सकता है उतना। ऐसे तो है नहीं कि आपको भूगोल में पीएचडी करनी है। अगली तीसरी पवन हम कौन सी पवन देख लेते हैं, दैनिक पवन। दैनिक पवन
लिखने को दैनिक पवन पे, मानसूनी पवन पे 10-10 पेज लिख दो। किताब भी लिखी हुई है लोगों ने और लिख भी रहे हैं, पढ़ते भी है लोग, पढ़ने वाले, है ना। तो लिखो दैनिक पवन है। तो दैनिक पवन में हम लिख देते हैं निश्चित स्थान पर निश्चित समय में चलने वाली पवन। निश्चित स्थान पर निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर निश्चित समय में चलने वाली पवन। छठी क्लास के अंदर ये बातें सारी लिखी हुई है भूगोल की किताब में, और हमने अब कर लिए बीए, है ना, लेकिन अभी तक हमें आता नहीं है। ठीक है, छठी वाला बच्चा बता देगा, अगर उसने पढ़ रखी है ना तो वो बता देगा कि दैनिक पवन क्या होती है, कौन कौन सी होती है दैनिक पवन है, वो भी बता देगा। छठी के अंदर है, छठी के अंदर है, ये मैं पढ़ा के आया हूँ छठी क्लास के अंदर, कोई टाइम के अंदर, अभी वही किताब लगी हुई है स्कूल के अंदर, चेंज नहीं हुई। तो दैनिक पवन है निश्चित स्थान पर निश्चित समय में चलने वाली पवन। कौन कौन सी हो सकती है, तो इसमें 4 पवनें होती है। कितनी पवनें होती है, 4 पवनें होती है इसके अंदर। ए नंबर पे हम लिखते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं सागर समीर। पवन का नाम क्या है, सागर समीर। समीर का मतलब, समीर किसका पर्यायवाची है, हवा का, पवन का पर्यायवाची है ना, सागर समीर। सागर समीर का, सागर समीर लिखा है तो किस ओर से किस ओर चलेगी, सागर की ओर से चलेगी, स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर चलेगी। क्यों चलेगी, कारण एक ही है कि वायु दाब में क्या है, अंतर है। पवनें चलती इसीलिए कि वायु दाब में अंतर होता है, उस अंतर को भरने के लिए पवनें चलती है। अब समझ लेते हैं, ये तो है सागर, ये क्या है, ये सागर है, और ये इधर वाला भाग क्या है, इधर वाला भाग है स्थल, और ये है सागर। वैसे ये बात आपको बताने की नहीं, आपको ये बातें आनी चाहिए, है ना। सागर है, स्थल है। अब देखो, अपने देखते हैं कि जब गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तब गर्मी के समय जो मिट्टी है वो जल्दी से गर्म हो जाती है, लेकिन उसी गर्मी के अंदर पानी की टंकी रखी हुई है छत पे, तो क्या वो पानी अपने को 7-8 बजे गर्म मिलेगा क्या, गर्मी के अंदर इतना ज्यादा गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मुकाबले 7-8 बजे के 8 बजे के आसपास मिट्टी ज्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही शाम होगी, शाम होने के बाद में स्थल भाग तो ठंडा हो जाएगा, और जल है वो धीरे 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 ठंडा होगा, 12-1 बजे तक जाता हुआ धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। यानी कि सागर के गर्म होने और स्थल के गर्म होने के स्वभाव में अंतर है, और दोनों के ठंडे होने के स्वभाव में भी क्या है, अंतर है। स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, पानी न तो जल्दी से गर्म होता है और न ही जल्दी से ठंडा होता है। ठीक है, कारण क्या है, सागर के अंदर, सागर के अंदर जल होता है वो खूब होता है, और सागर के अंदर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो पूरे सागर के पानी को गर्म करती है, और जब सागर का पानी गर्म होगा तो उसमें टाइम तो लगेगा, अब वो गर्म हो गया तो वो ठंडा भी तो धीरे धीरे ही होगा, अचानक से तो ठंडा होगा नहीं, लेकिन उसके मुकाबले स्थल भाग है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो हम कौन सी समीर पढ़ रहे हैं, सागर समीर। अब देखो सागर समीर कब चलती है, सागर समीर तब चलेगी जब सागर वाला भाग ठंडा होगा और स्थल वाला भाग क्या होगा, गर्म होगा, तब चलेगी। तो ऐसा कब होता है, कब हो सकता है ऐसा, सागर तो क्या हो, ठंडा हो, और जल क्या हो, अपने जो स्थल है वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो ऐसा सुबह वाले टाइम होता है, ऐसा कब होता है, सुबह वाले टाइम।
क्योंकि सागर का जल 12 बजे के आसपास गर्म होगा, इससे पहले इतना जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन 12 बजे से पहले ही स्थल भाग तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि सुबह वाले टाइम ये भाग ठंडा है, ये भाग गर्म है। जब ये भाग गर्म है तो वायु दाब कैसा है, निम्न है। यहाँ निम्न है, यहाँ से हवा क्या उठेगी, ऊपर उठेगी। जो हवा यहाँ से ऊपर उठेगी वो सागर वाले भाग पर नीचे उतरेगी, क्योंकि अभी सागर क्या है, ठंडा है। तो यहाँ वायु दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की ओर सुबह वाले टाइम जो पवन चलती है उसे सागर समीर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? क्यों चलती है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, सागर का भाग धीरे धीरे गर्म होता है। सुबह वाले टाइम 12 बजे के आसपास तक सागर ठंडा रहता है, स्थल भाग इस समय तक तप जाता है और यहाँ निम्न वायु दाब हो जाता है। सागर ठंडा है इसलिए उच्च वायु दाब है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो पवन चलती है, सागर की ओर से स्थल की ओर जो पवन चलती है उसे सागर समीर कहते हैं। और इसका बिल्कुल विपरीत कौन सा होता है, स्थल समीर। स्थल समीर में क्या होता है, स्थल समीर में बस इतना ही होता है कि स्थल समीर है ये शाम के समय चलती है। शाम के समय क्यों चलती है, क्योंकि 12 बजे के आसपास सागर का जल गर्म होने लग जाता है और जब 3, 4, 5 बजते हैं तब सागर का जल होता है वो खूब ज्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे ही 6, 7 बजते हैं स्थल भाग जल्दी से क्या होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। अब शाम वाले टाइम क्या है, शाम वाले टाइम स्थल भाग जल्दी से क्या हो गया, ठंडा हो गया। स्थल भाग जब जल्दी से ठंडा होगा तब वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। लेकिन सागर है वो रात को 12 बजे से पहले बिल्कुल ठंडा नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। इसलिए यहाँ पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा, निम्न होगा। तो हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। इस समय उच्च वायु दाब कहाँ होता है, स्थल पर होता है। स्थल की ओर से सागर की ओर जो पवन चलती है शाम के समय उसे स्थल समीर के नाम से जानते हैं। याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्या रटना है इसमें, रटना है ही नहीं, बस प्रकृति ध्यान रखनी है कि जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ही ठंडा होता है। स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। इतनी सी कहानी है। जो भाग जिस समय गर्म होगा वहां निम्न वायु दाब होगा, उस समय दूसरा भाग है वो ठंडा होगा। तो दूसरे भाग से पहले भाग की ओर जो पवन चलेगी उस पवन को उस नाम से जानेंगे। ठीक है, वापिस बताना है, रिपीट करना है क्या, लिखें क्या इसमें कुछ, लिख तो देते हैं, नहीं भूल जाओगे तुम। कोई भी बात समझ में नहीं आए पूछ लेना। सागर समीर में लिख लेते हैं। तो सागर समीर कब चलती है, सुबह वाले समय। सुबह के समय सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवन। अब वो उतनी कहानी नहीं लिखाऊंगा कि सुबह ये होता है शाम को ये होता है, वो तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है कि सागर समीर सुबह चलती है कि शाम को चलती है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो इतना तो याद रख ही लोगे कि सागर है समीर है वो सुबह सुबह चलती है और स्थल समीर कब चलती है, शाम को। स्थल समीर, स्थल समीर में लिखेंगे
हम्म। अरे, ये आपको बताते बताते दिमाग में कुछ और ही आ गया। सुबह के समय सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवनी या हवा, स्थल समीर। शाम के समय, शाम के समय स्थल से सागर की ओर चलने वाली पवनी। इसके बाद में 3 नंबर पे हम लिखते हैं पर्वत समीर। सी पे, सी नंबर पे ना, पर्वत समीर। पर्वत समीर की अगर बात करें तो पर्वत समीर का मतलब है पर्वत से घाटी की ओर चलने वाली पवन। जैसे ये कोई पर्वत है और ये है घाटी, ये पर्वत, ठीक है। अब पर्वत समीर कैसे चलती है तो हम ध्यान रखेंगे, रात के समय चलती है। कब चलती है? रात के समय चलती है। रात के समय चलने का कारण क्या है ये भी जानेंगे। कारण ये है कि रात के समय जो पर्वत होता है, पर्वत का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है वो जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऊपरी भाग ठंडा होगा, नीचे का ये जो घाटी का भाग है ये गर्म है। तो जो भाग घाटी वाले है वहां जब गर्म भाग है तो वायु दाब क्या है? निम्न। और जो भाग ठंडा हुआ है वहां वायु दाब क्या है? उच्च है। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जो पवन चलती है वो कौन सी समीर है? पर्वत समीर है। तो इतना ही ध्यान रखना है पर्वत समीर के अंदर कि रात के समय पर्वत से घाटी की ओर चलती है। वो कौन सा, किस नाम से जानते हैं? पर्वत समीर के नाम से। और एक लिख देते हैं घाटी समीर। घाटी समीर में उल्टा हो जाएगा, ये घाटी है और ये पर्वत है। तो इसमें घाटी से पर्वत की ओर जो पवन चलती है ना, इसे क्या बोल देते हैं अपने? घाटी समीर के नाम से जानते हैं। ये चलती है दिन के समय। अब एक पवन का प्रकार और रहता है, हमने अब तक एक पढ़ लिया भूमंडलीय पवने, दूसरी हमने पढ़ ली मानसूनी पवन, तीसरी हमने पढ़ ली दैनिक पवन। ये सुबह शाम दोनों टाइम ये जो 4 पवने पढ़ी है ये चलती है, जो दैनिक पवने 4 है। और अब जो चौथा प्रकार है दैनिक पवन के बाद में 4 नंबर पे हम लिखेंगे स्थानीय पवने। कौन सी पवन है? स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो क्षेत्र विशेष में चलती है, किसी ऋतु के अंदर क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवन। जैसे लिख देंगे किसी क्षेत्र विशेष में ऋतु विशेष, किसी क्षेत्र में ऋतु विशेष में चलने वाली पवन।
एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं लू। फिक्स क्षेत्र है ना, उस फिक्स क्षेत्र के अंदर ही होती है, राजस्थान के अंदर चलती है, गर्म एवं शुष्क पवन है ये। तो ये हो गए पवनों के प्रकार। नोट कर लिया सभी ने? चलो अब नोट लगा के एक तो बात लिखो आप, असव अक्षांश। असव अक्षांश, असव यानी कि घोड़ा, हॉर्स लेटिट्यूड बोलते हैं, असव अक्षांश हॉर्स लेटिट्यूड। असव अक्षांश क्या है, इसे कहते हैं असव अक्षांश, पढ़ा है क्या? असव अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? असव अक्षांश कहलाता है। हमने वायुमंडल की पेटियां पढ़ी है, वायुमंडल की पेटियों के अंदर हमने पढ़ी है शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। देखो डायग्राम पीछे है ना, लिख रखा है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। कौन से अक्षांशों के बीच में? 30 से 35 के बीच में, दोनों गोलार्धों के अंदर। असव अक्षांश क्यों कहते हैं इन्हें? असव अक्षांश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो भूमध्य रेखा से जो पवन ऊपर उठती है वो यहाँ उतरती है, एक 60 डिग्री अक्षांश से जो पवन ऊपर उठती है वो यहाँ पर क्या है, नीचे उतरती है। नीचे उतरती है तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। वायुदाब जब अधिक हो जाता है तो पुराने समय में आज से 200 300 500 साल पहले व्यापार करने वाले लोग होते थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे। एक स्थान से अफ्रीका से घोड़े लेके आए, भारत में बेच दिए, या कोई अरब से घोड़े लेकर के आए, कहीं दूसरे देशों के अंदर बेच दिए। घोड़ों का व्यापार होता था ज्यादा मात्रा के अंदर, क्योंकि पहले साधन नहीं होते थे। जो लड़ाई का साधन होता था वो प्रमुख रूप से या ऊंट होते थे या घोड़े होते थे। तो जब इन घोड़ों को अब कैसे लेके जाते थे, तो इन घोड़ों को लेके जाते थे नाव के अंदर। बड़ी बड़ी नावें होती थी, उन नावों के अंदर घोड़ों को रखा जाता था। और जब इन क्षेत्रों के अंदर नाव आती ना, 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्रों के बीच में नाव आती, तब ऊपर से वायुदाब लगता। तो वायुदाब लगने के कारण क्या है, जो पानी वाला जहाज होता था वो पानी वाला जहाज चल नहीं पाता था, ऊपर से दबाव लगने के कारण। तब क्या करते थे जो व्यापारी लोग थे, वो नाव से घोड़ों को उतार के पानी में फेंक देते थे। अब घोड़े को पानी में फेंकेंगे तो घोड़े वो पांव तो हिलाएंगे, अपने पांव हिलाएंगे तो पानी हिलेगा, पानी हिलेगा तो धीरे धीरे वो पानी का जहाज है वो गति करेगा। जब वो गति करेगा तो गति करने से पानी जब गति करेगा तो पानी वाला जहाज भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। इस कारण इस क्षेत्र को असव अक्षांश के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ जाता है कि असव अक्षांश का क्षेत्र कौन सा है? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र है। ये बात याद रखें, और इसमें ज्यादा कोई बात में याद नहीं। टाइम हो गया क्या आज का, या पढ़े अभी हो गया? चलो ठीक है, आज इतना करते हैं।
बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आ गई आज वाली बात? कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना भाई।